नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 78 को। यह आपकी 2 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाजीवाद और हिटलर का उदय पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट रहेगा। इस चैप्टर में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है तो उसमें जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये एक साइड में होते हैं और दूसरी साइड में होते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है और जर्मनी की हार के साथ सब कुछ बदल जाता है। जर्मनी जो किसी समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत में विश्व की एक बड़ी महाशक्ति होता है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में पहुंचने के बाद जीरो पे आ जाता है, यानी कि अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है और जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि को जबरदस्ती थोप दिया जाता है। उससे सभी उपनिवेश छीन लिए जाते हैं। उसका एक बड़ा भूभाग जो कि संसाधनों में धनी था वो जर्मनी से छीन लिया जाता है। जर्मनी की सेना को भंग कर दिया जाता है और जर्मनी के ऊपर बड़ा हर्जाना लगाया जाता है। साथ ही साथ जर्मनी के उद्योग, व्यापार सब चौपट हो जाते हैं और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जब बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो वहाँ पर महंगाई में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है, भुखमरी जैसी नौबत आ जाती है और इन सब के लिए जिसको जिम्मेवार ठहराया जाता है वो होता है वाइमर गणराज्य। हालांकि वाइमर गणराज्य उसके लिए तो एक तरीके से यही था कि सर मंडाते ही ओले पड़े, क्योंकि वाइमर गणराज्य उन्होंने सरकार को संभाला था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। लेकिन आमतौर पे लोगों का मानना था कि वर्साई की जो संधि थी, अपमानजनक जो संधि थी, वो संधि इस वाइमर गणराज्य की कमजोरी के कारण ही हो पाई थी। अब जर्मनी के लोग क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि इस अपमान का बदला लिया जाए, क्योंकि लोगों के मन में एक गुस्सा था कि युद्ध के लिए केवल हम ही थोड़े ही जिम्मेवार थे। अब वो वहां पर चाहते थे कि उनके आर्थिक संकट का समाधान हो। लोग ये चाहते थे, लोग ये भी चाहते थे कि जो देश की प्रतिष्ठा है उसको दोबारा से लौटाया जाए। इसलिए वो एक नए विकल्प की तलाश कर रहे थे और ये जितनी भी सारी परिस्थितियां थी, ये सारी परिस्थितियां हिटलर के लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि हिटलर ने मौके पे चौका लगाया, इन सभी चीज़ों का फायदा उठाया और अपने जो नाजी दल था, नाजी दल की प्रचार कला है, उसके बल पर धीरे धीरे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे हिटलर जो एक आम सिपाही था, आम सिपाही से वो चांसलर बन जाते हैं और कैसे वो पूरे देश के तंत्र पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। कब? प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था, क्योंकि वो देश को बहुत ऊपर सबसे आगे देखना चाहते थे। और जब उन्हें जर्मनी की हार, मतलब जर्मनी की जब हार होती है तो दुखी होना एक सैनिक के लिए लाजमी था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अपमान की बात थी वो थी वर्साई की संधि, क्योंकि इस संधि ने जर्मनी को एक कमजोर राष्ट्र बना दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसकी सदस्यता ली, यानी कि मेंबर बन जाते हैं, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया जाता है। इसी को आगे चल के हम नात्सी या नाजी पार्टी के रूप में जानते हैं, यानी कि यही वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो जर्मनी की मुख्य दल बनकर के आगे आता है और इसी के मुखिया बन जाते हैं हिटलर। अर्थव्यवस्था, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी उसकी बदहाली, राजनीतिक खालीपन का मतलब ये है कि वहाँ पर लोगों के सामने विकल्प उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वो उससे पहले राजतंत्र को देख चुके थे। उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र यानी कि वाइमर गणराज्य को देखा। अब वो कोई तीसरा नया विकल्प ढूंढ रहे थे लोग, जो कि उस वक्त उपलब्ध नहीं था। तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर जब भी समस्या आती है तो लोग नया विकल्प तलाशते और हिटलर ने वो ऑप्शन दिया कि मैं इन समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। हो सकता है कि समस्याओं का समाधान ना हो, लेकिन जब हमारे पास समस्याएं होती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लेते हैं जो इस चीज़ का वादा करता है कि वो इन सब का सॉल्यूशन हमें देगा। ऐसा ही कुछ जर्मनी के लोगों के साथ होता है। जब हिटलर ने वादे किए कि आपकी जो आर्थिक संकट है या फिर जो राजनीतिक खालीपन है या जो भी आपकी समस्या है उनको मैं दूर करूंगा, तो लोग हिटलर के साथ जुटते गए। महामंदी के दौरान
नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था, यानी कि नाजी पार्टी है और उसकी जो विचारधारा है उसको हम नाजीवाद कहेंगे, तो उसने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। यानी कि लोगों के बीच में ये विचार थे, काफ़ी पॉपुलर हो गए थे कि जर्मनी दोबारा से महाशक्ति बनेगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपमान हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यानी कि उन वादों के साथ भीड़ थी वो नाजी पार्टी के साथ जुड़ती जा रही थी। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये समस्या खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। 1929 में जब आर्थिक महामंदी आती है तो पूरे विश्व इसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जर्मनी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से ही हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे, अब वो हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब नाजी पार्टी है वो इन्हीं चीज़ों को टारगेट कर रही थी, यानी कि उन्हें पहले से पता था कि ये लोगों की समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को टारगेट कर रही थी और लोगों से उसी प्रकार के लोक लुभावने वादे किए जा रहे थे। अब इसी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। उन्हें लगता था कि हाँ, हिटलर और नाजी पार्टी है यही देश का भला कर सकते हैं, यही उन्हें आर्थिक संकट से निकाल सकते हैं, यही उनके देश की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटा सकते हैं, यही उन्हें रोजगार दे सकते हैं। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग है उसके लिए चुनाव में केवल 2.6% वोट मिले थे, लेकिन जब 1932 में दोबारा से चुनाव आते हैं तो उन्हें 37% वोट मिले थे, 37% वोट मिले थे और वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। इससे पता चलता है कि लोग कितने अट्रैक्ट हुए थे नाजी पार्टी के प्रचार कला से, कितने अट्रैक्ट हुए थे नाजी पार्टी के वादों के साथ। यानी कि यहाँ से देखिए क्या क्या हमने समझा। ये समझा कि जो जर्मनी के हालात थे वो बेहद खराब थे, आर्थिक संकट था, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, अपमान का वो बदला लेना चाहते थे, जर्मनी को वापस वो सुपर पावर बनाना चाहते थे। तो ये वहाँ की समस्या थी और इन्हीं समस्याओं का फायदा उठाता हिटलर है। और हिटलर कुछ इस प्रकार के वादे करते हैं कि ये सारे वादे, कि ये जो आपकी सारी समस्याएं हैं इनका समाधान हमारे पास है, और लोग धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी कि नाजी दल की तरफ उनका झुकाव होने लगता है। इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ वादे ही काफ़ी थे, इसमें नाजी पार्टी उसकी प्रचार की जो कला थी, हिटलर का जो व्यक्तित्व था, हिटलर की जो भाषण कला थी, उसने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जो नाजी पार्टी थी, नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था, यानी कि जो भाषण कला थी वो जबरदस्त थी। वो जब भी इंटरेक्शन करते थे तो 1 to 1 इंटरेक्शन करते थे, मतलब ऐसे लोगों को लगता था जैसे वो उनके आसपास का है, जैसे वो उनसे बात करने आया। तो जो वक्ता जबरदस्त थे, इससे उन्होंने अपने जोशीले भाषणों से एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार देने, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने का आश्वासन देता था। सिर्फ ये बात नहीं कि वादे करता था, लेकिन उसकी जो भाषण कला थी, बात रखने की जो कला थी, वो भी लाजवाब थी, गजब की थी। इसके कारण भी लोग उनकी बातों में आसानी से आ जाते थे। हिटलर ने राजनीति को एक नई शैली रची थी, यानी कि राजनीति का एक नया तरीका भी लेकर के आए थे। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा करता था। जो आज के समय में रैलियां करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, इसी प्रकार की जो रैली करना, बड़ी बड़ी रैलियां करना, प्रचार करना, ऐसे हथकंडे हिटलर ने भी अपनाए थे। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने, जो नाज़ी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की, जनसभाएं की और स्वास्तिक छपे लाल झंडे, जो कि नाजी पार्टी के प्रचार तंत्र का एक अहम हिस्सा था, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन को दर्शाती थी, ये सारी चीज़ें अनुशासन को दर्शाती थी और इन्हीं चीज़ों ने बाकी लोगों को भी अपनी तरफ खींच लिया। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा के तौर पर पेश किया, एक रक्षक के तौर पर पेश किया, एक अवतारी के तौर पर पेश किया और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक ही हल है, वो है हिटलर। यानी कि हिटलर के सामने बाकी सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे। समाज को अच्छी लगती थी उनकी वो छवि जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और लोगों को भी अच्छा लगता था क्योंकि लोग दोबारा से उसी जर्मनी को देखना चाहते थे जो जर्मनी किसी टाइम में सुपर पावर हुआ करती थी।
और लोगों को लग रहा था कि ये वादे, ये जो दोबारा से जर्मनी की प्रतिष्ठा है उसको अगर कोई लौटा सकता है तो वो नाजी पार्टी है, वो हिटलर है। और इसलिए लोग इस प्रचार कला, जो उनका प्रोपगेंडा था, उसकी तरफ आकर्षित होते गए थे। यानी धीरे धीरे नाजी पार्टी भी ऊपर की तरफ जा रही थी और हिटलर की लोकप्रियता भी ऊपर की तरफ जा रही थी। अब हिटलर हालांकि एक सैनिक के तौर पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थे उसमें उन्होंने भाग लिया था, लेकिन धीरे धीरे नाजी पार्टी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रचार कला, अपनी मैनेजमेंट स्किल है, उसके बल पर वो देश के प्रमुख नेता बन चुके थे। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि 1932 में जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे बड़ी पार्टी नाजी पार्टी थी। अब यहाँ पर हिटलर को चांसलर बनने का न्योता मिलता है। चांसलर क्या होता है? जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री होते हैं, सबसे बड़ा पद होता है ना, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। ऐसा ही जर्मनी में चांसलर का पद होता है, जो अब भी है। तब तक नाजी पार्टी है वो रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, यानी कि जो नाजी पार्टी थी उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ चुका था। और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। यानी कि पहला काम उसने क्या किया? जैसे ही पावर हाथ में आई, उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको जड़ों से उखाड़ना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को, यानी कि ठीक एक महीने के बाद, उन्होंने अग्नि अध्यादेश है, फायर डिक्री है, वो जारी किया। और उसके तहत अब व्यक्ति, प्रेस और सभा करने की जो आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार थे उन्होंने अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। यानी जितने भी अधिकार लोकतंत्र में लोगों के पास होते हैं वो अधिकार उन्होंने छीन लिए। उसके बाद 3 मार्च को, कुछ दिनों के बाद ही, एक और विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको हम इनेबलिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, वो पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा संसद को हाशिए पे धकेल दिया गया, एक तरीके से संसद को भंग कर दिया गया, यानी उससे सारे अधिकार छीन लिए गए। केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिए। और नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि पाबंदी लगा दी गई। चाहे वो इकोनॉमी हो, अर्थव्यवस्था हो, मीडिया हो, सेना हो या न्यायपालिका हो, उस पर सीधा सीधा हिटलर ने अपना अधिकार जमा लिया। यानी कि अब हिटलर बन चुका था तानाशाह, डिक्टेटर बन चुका था। डेमोक्रेसी है वो कहीं ध्वंस हो चुकी थी, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया था। तो इस तरीके से हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक आम सैनिक के तौर पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो 1933 मार्च आते आते जर्मनी का निरंकुश शासन बन चुका था। उसके बाद कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर के जाता है हिटलर, किस तरीके से अकेले हिटलर की सनक के कारण 6 करोड़ लोगों की जानें जाती हैं, वो हम अगली कुछ वर्कशीट में समझने वाले हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। कुल हमें 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे ये हमें बताने। तो हिटलर के उदय के 4 कारण थे मुख्य तौर पर। पहला था वर्साई की अपमानजनक जो संधि थी, कि जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोप दी जाती है। ये जो संधि थी काफ़ी ज़्यादा कठोर थी। कहा जाता है कि इसी संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए थे, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो अब इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। अब हिटलर ने एक विकल्प उपलब्ध करवाया कि जो आप चाहते हो वो मैं करूँगा। तो इसने हिटलर के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा था जर्मनी का आर्थिक संकट। जर्मनी आर्थिक संकट में फंस जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये आर्थिक संकट बढ़ता जाता है। वहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी जैसी समस्याएं आ जाती है। इसने भी हिटलर जैसे जो व्यक्तित्व है उनको आगे आने में मदद की, क्योंकि हिटलर ने वादे किए कि अगर ये समस्याएं हैं तो इनका अगर कोई हल कर सकता तो मैं हूँ। इसके साथ साथ वाइमर गणराज्य, उसकी अलोकप्रियता उसने भी हिटलर के उद्यम में मदद की, क्योंकि अगर वाइमर गणराज्य लोगों के बीच में इतना अलोकप्रिय नहीं होता तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लिए आगे आने के अवसर कम हो जाते। लेकिन लोग थे वो इन सभी समस्याओं के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। इससे भी नए विकल्प की वो तलाश करने लगे, और नए विकल्पों में से एक महत्वपूर्ण विकल्प उन्हें हिटलर दिखाई दिया। इसके साथ साथ हिटलर का व्यक्तित्व है वो भी हिटलर के उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिटलर एक अच्छा वक्ता था, एक अच्छा उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स थी,
कि किस तरीके से प्रचार करना है। प्रचार कला उनकी उसके पास बहुत बेहतरीन थी, तो इससे भी उन्हें आगे निकलने में मदद मिली थी। तो ये थे कुछ कारण जिसके कारण हिटलर है वो एक आम सिपाही से चांसलर के पद तक पहुंच पाता है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए, ये हमें बताना है। तो हिटलर ने काफ़ी सारे वादे किए थे, उनमें से पहला वादा था कि जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाया जाएगा, कि जर्मनी जो किसी टाइम में सुपर पावर हुआ करता था उसको दोबारा से सुपर पावर महाशक्ति बनाया जाएगा। दूसरा उनका वादा था कि जर्मनी के अपमान का बदला लिया जाएगा, कि जो वर्साय की संधि के दौरान अपमान किया जाता है उस अपमान का हम बदला लेंगे। तीसरा उसका वादा था कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, यानी वो सभी चीज़ें जो दुखती रग थी जर्मनी के लोगों की, उन सभी दुखती रगों पर हाथ रखा था हिटलर ने और वादे किए थे कि आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है कि पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए, ये हमें बताना है। तो पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने सबसे पहले चांसलर बनने के बाद अग्नि अध्यादेश से नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, यानी कि जो लोगों के पास अधिकार थे जो डेमोक्रेसी में होते हैं उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इनेबलिंग एक्ट जो कि मार्च 1933 में वो लेकर के आते हैं, उसके द्वारा संसद को भंग कर दिया गया था। तीसरा, इसी एक्ट के द्वारा न्यायपालिका, मीडिया, सेना आदि पर हिटलर का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस तरीके से धीरे धीरे वो तानाशाह बन जाते हैं, सारी पावर हिटलर के हाथों में पहुंच जाती है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या आप मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण एग्जाम्पल दीजिए। तो हाँ, मैं भी मीडिया पर प्रचारित बातों से प्रभावित होता हूँ। उदाहरण के लिए जब शॉपिंग करनी होती है तो जिस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ रही होती है उस पर ध्यान पहले जाता है। आप भी होते होंगे, आप इसमें कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्लास 9th SST के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको ये सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।